नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर आरपीएससी एग्जाम विद सुनील। दोस्तों, हमारे वीडियो पटवार मेंस की डेट आ चुकी है। इसी के साथ गवर्नमेंट ने चतुश्रेणी कर्मचारी जेल प्रेरी की डेट भी हमें दे दी है। दोस्तों, इन सभी वैकेंसी के अंदर जो हमारे गणित के अंदर कॉमन टॉपिक है, जैसे परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, ट्रिग्नोमेट्री है, एसआईसीआई है, नंबर सिस्टम है और अनुपात समानुपात है, इन सभी टॉपिक्स को हम एक साथ ले लेंगे। और इसके अलावा जो टॉपिक्स बचेंगे, जैसे वीडियो के अंदर अलग टॉपिक बचेंगे, पटवार में अलग टॉपिक बचेंगे, और हमारे चतुश्रेणी कर्मचारी में जो अलग टॉपिक बचेंगे, उन सभी टॉपिक्स को हम अलग अलग लेंगे। पर पहले हम क्या कर रहे हैं कि इन सभी वैकेंसी के अंदर जो टॉपिक कॉमन है, जो टॉपिक क्या है दोस्तों, कॉमन है, सेम टॉपिक है, उन सभी सेम टॉपिक्स को हम एक साथ लेके कर रहे हैं, ताकि आप सभी दोस्तों का जो गणित के अंदर तैयारी कर रहे हैं, गणित के अंदर जिसको दिक्कत आ रही है करने में, उन सभी को दोस्तों एक साथ एक ही जगह सभी वैकेंसी की गणित एक ही बार में आपकी हो जाए। दोस्तों, क्योंकि हमारे जो टॉपिक्स कॉमन है, तो कॉमन ही क्वेश्चंस आएंगे। आपको इसमें घबराने वाली बात नहीं है कि पटवारी की गणित अलग आएगी, वीडियो की अलग आएगी, या हमारे चतुश्रेणी कर्मचारी की अलग आएगी, या जेल प्रेरी की अलग आएगी। दोस्तों, इसी के साथ हमारे रीड के अंदर भी हमारे जो टॉपिक्स दे रखे हैं वो भी सेम ही टॉपिक है, आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, ये बात आप ध्यान रखना कि हमें जो टॉपिक्स अभी पढ़ रहे हैं वो कंप्लीट पढ़ना है। मैंने जैसे अभी हमारे परसेंटेज का जो टॉपिक है वो कंप्लीट करवा दिया है। इसके बाद हम चल रहे हैं अभी प्रॉफिट लॉस के अंदर। प्रॉफिट लॉस की हमारे 2 क्लास हो चुकी है और आज हमारी तीसरी क्लास है। दोस्तों, देखा जाए तो हमारे जो कॉमन जो टॉपिक है वो अभी एक साथ ले रहे हैं, उसके बाद अलग अलग लेंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर पहले हम क्या कर रहे हैं कि जो कॉमन टॉपिक्स के अंदर जो हमारे टॉपिक्स आ रहे हैं, जैसे परसेंटेज कंप्लीट हो गया, अब है हमारा प्रॉफिट लॉस। तो आज हमारी तीसरी क्लास है और मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि इस बार आप लोगों का सिलेक्शन सिर्फ गणित की वजह से होगा, क्योंकि दोस्तों गणित का वेटेज हमारे 20 से 25% रहने वाला है इन तीनों ही एग्जाम के अंदर, चारों एग्जाम के अंदर। या आप इसके अलावा भी अगर कोई भी राजस्थान गवर्नमेंट जो एग्जाम करवा रही है, इन सभी एग्जाम के अंदर देखा जाए तो हमारा जो कॉमन टॉपिक होता है, कॉमन जो सिलेबस होता है, उस सिलेबस के अंदर हमारा गणित का जो पोर्शन है वो 20 से 25% है। यानी मैं खुद कह रहा हूं कि अगर आपका सिलेक्शन होगा तो सिर्फ गणित की वजह से, क्योंकि दोस्तों गणित हर बच्चे को नहीं आती है, पर जिसको आती है उसका सिलेक्शन होगा। गणित हर बच्चे को नहीं आती है, पर जिसको आती है उसका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों, लगे रहो मेरे साथ, और इसी के साथ हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलो शुरू करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, है ना, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ आर्टिकल, है ना, वस्तु की संख्या के आधार पर। इसके आधार पर दोस्तों, वस्तुओं की संख्या के आधार पर। देखो दोस्तों, यदि x वस्तु का क्या है, क्रय मूल्य है, और y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। समझ में आया दोस्तों आपको कि x वस्तु का क्रय मूल्य y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो विक्रय मूल्य हो गया x और क्रय मूल्य हो गया y। देखो दोस्तों कि हमारा जो लागत मूल्य होता है वही क्या होता है, क्रय मूल्य। हमने पहले देखा था कि हमारा जो लागत मूल्य होता है वही क्या होता है, हमारा क्रय मूल्य होता है। दोस्तों, अभी एक बात और है कि अब देखो इसमें क्या दे रखा है कि वस्तु कितनी है हमारे, एक्स वस्तु का क्रय मूल्य है ना, एक्स वस्तु का सीपी, वाई वस्तु का एसपी। ये ध्यान रखना कि एक्स वस्तु का क्रय मूल्य और वाई वस्तु का विक्रय मूल्य दोनों क्या है दोस्तों, बराबर है। क्या कि एक्स वस्तु हमने खरीदी और उसका जो हमने क्रय मूल्य है, और वाई वस्तु जो हमने बेची उसका जो विक्रय मूल्य है, दोनों क्या है दोस्तों, बराबर है। समझ में आया दोस्तों? समझ में नहीं आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम जो क्वेश्चंस करेंगे ना वहाँ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी एक तरह से इस फॉर्मूला है जो जल्दी से आसानी से समझ में आता नहीं है, पर हम जैसे ही क्वेश्चंस करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखो इसमें क्या दे रखा है कि एक्स वस्तु का तो क्या होगा सीपी, और वाई वस्तु का होगा एसपी। अगर हम इसको इधर लेके आए और इसको इधर लेके आए तो क्या होगा कि वाई बराबर एक्स,
यानी हम अब क्या करेंगे कि y को मान लेंगे क्रय मूल्य और x को मान लेंगे विक्रय मूल्य। क्या दोस्तों, y को मान लेंगे हम क्रय मूल्य और x को मान लेंगे यहाँ पे विक्रय मूल्य। ठीक है, तब देखो कि हमारा जो लाभ होता है वो क्या होता है दोस्तों, लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, है ना। क्या होता है दोस्तों, अगर अब देखो हमारा y क्या हो गया यहाँ पे CP और SP क्या हो गया हमारा x। समझ में आया मैंने क्या बताया आपको कि x वस्तु का क्या हो गया क्रय मूल्य और y वस्तु का विक्रय मूल्य है, तो हम इसको इधर लेके आ जाएंगे और इसको एक बार इधर लेके आ जाएंगे तो यहाँ पे y हो जाएगा और यहाँ पे x हो जाएगा। तो इसे क्वेश्चंस के अंदर जो क्वेश्चंस करेंगे ना हम, तो उसके अंदर आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हम क्वेश्चंस को किस प्रकार से अप्रोच करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कि CP आ गया हमारा y और SP आ गया x, है ना। अब देखो हमारा जो लाभ होता है वो क्या होता है हमारा दोस्तों, लाभ होता है हमारा SP माइनस CP, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हमारा कौन सा दोस्तों x, क्रय मूल्य कौन सा हमारा CP y। ठीक है, और लाभ परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, लाभ बटे हुए ये क्या हो गया हमारा, ये तो हो गया हमारा लाभ, और क्रय मूल्य कौन सा हमारा y, लाभ बटे हुए क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है, समझ में आएगा दोस्तों कि यदि x वस्तु का क्रय मूल्य y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तब हम क्या करेंगे, y को तो मान लेंगे y को मान लेंगे हम क्रय मूल्य और x को मान लेंगे हम विक्रय मूल्य। ठीक है, x वस्तु का क्रय मूल्य y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हम y को क्या मान लेंगे क्रय मूल्य और x को मान लेंगे हम विक्रय मूल्य। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे वो आगे देखेंगे। अब देखो ये हमारा क्वेश्चंस आ गया, इस क्वेश्चंस को हम देखो कैसे करते हैं। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है कि CP है कितना और SP है कि 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हम क्या करेंगे कि इसको इधर लेके आ जाएंगे, इसको इधर लेके आ जाएंगे, तो ये हो गया हमारा 25 तो हो गया क्रय मूल्य और 40 क्या हो गया विक्रय मूल्य। समझ में आ गया यहाँ तक। ठीक है, इसको काट दो 5 से, कितनी बार कटेगा 25 और 5 × 40, दोनों में डिफरेंस कितने का है 3 का। ठीक है, क्रय मूल्य कितना है हमारा 5 × 100। ठीक है, 5 का भाग कितने 100 में कितनी बार जाएगा 20 बार। ठीक है, 3 × 20 बराबर 60। तो हमारा जो क्या बोल रहा है कि 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 40 वस्तु खरीदी और 25 वस्तु बेची। क्या 40 वस्तु तो खरीदी और 25 वस्तु ये बेची, दोनों का मूल्य क्या है दोस्तों बराबर है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, लाभ परसेंट क्या है दोस्तों यहाँ पे 60 रुपये या 60%। ठीक है, हमारा जो लाभ परसेंट है वो कितना दोस्तों 60%। ठीक है, समझ में आया कि हमने जो 40 माना यहाँ पे क्या माना दोस्तों, यहाँ पे हमने CP कितना माना यहाँ पे हमने 40 और SP कितना हो गया 25, तो हमने इसको क्या किया वज्र गुणन कर दिया इधर उधर। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 25 और यहाँ पे क्या हो गया 40, तो 25 तो हो गया हमारा क्या CP और 40 क्या हो गया हमारा SP। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब देखो काट दिए 5 से तो 5:8 आ गया। अब देखो दोनों में डिफरेंस कितने का 3 का डिफरेंस है। ठीक है, कितने का डिफरेंस है दोस्तों 3 का डिफरेंस है। 3 का डिफरेंस हो गया तो 3 क्या हो गया हमारा प्रॉफिट। 5 से 8 कितनी बार है 5 तो हमारा क्रय मूल्य और 8 कितना विक्रय मूल्य, दोनों में डिफरेंस कितना है 3 का और हमारा क्रय मूल्य कितना है 5, तो 3/5 × 100, तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, समझ में आएगा दोस्तों यहाँ तक। चलो आगे करते हैं कि अब हो गया क्या कि X वस्तु को बेचने पर लाभ या हानि, क्या X वस्तु को बेचने पर लाभ या हानि Y वस्तु को बेचने के बराबर है। कि मेरे पास X वस्तु है, इसको बेचने पर जो लाभ या हानि होगी वो Y वस्तु को बेचने पर लाभ या हानि के बराबर है। X वस्तु को बेचने पर लाभ या हानि Y वस्तु को बेचने पर लाभ या हानि के बराबर है। तो तब क्या बोल रहा है दोस्तों, तो तब क्या करना है, तो लाभ परसेंट क्या होगा हमारा, लाभ परसेंट होगा y × 100 बटा हुआ x - y, और हानि परसेंट क्या होगा दोस्तों y × 100
बटोवे एक्स प्लस वाई। ये कुछ फॉर्मूले हैं दोस्तों जो आपको याद रखने हैं, और क्वेश्चंस कैसे करने हैं वो हम आगे देखेंगे। क्या दोस्तों, कुछ फॉर्मूले ऐसे होते हैं जो हमको याद रखने पड़ते हैं, पर जरूरी नहीं है कि वो क्वेश्चंस उस फॉर्मूले बेस पर ही होगा। हम क्वेश्चंस को बिना फॉर्मूले बेस भी कर सकते हैं, ठीक है। हम क्वेश्चंस को बिना फॉर्मूले बेस भी दोस्तों कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम उसको क्वेश्चंस को फॉर्मूले से ही करें। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हैं बेसिक जो आपको थोड़ा से याद रखने हैं, ठीक है। कि क्या कह रहा है कि एक्स वस्तु को बेचने पर लाभ या हानि वाई वस्तु को बेचने के बराबर है, ठीक है। तो हमारा जो लाभ होगा वो क्या होगा, वाई गुणा एक्स, वाई गुणा 100 बटे में एक्स माइनस वाई, ठीक है। वाई गुणा 100 बटे में एक्स माइनस वाई, और हानि परसेंट होगा क्या होगा, वाई गुणा 100 बटे में एक्स प्लस वाई, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं कि 12 वस्तुओं को बेचने पर अर्जित लाभ 4 वस्तुओं को बेचने के बराबर है। तो लाभ परसेंट, तो हमने लाभ परसेंट क्या देखा दोस्तों अभी, कि y गुणा 100 बटे एक्स माइनस वाई। तो y कितना है हमारे पास 4 गुणा 100, और x कितना हमारा 12 माइनस वाई कितना 4, तो हमारा कितना होगा 400 बटे हुए 8, 8 का भाग 40 में कितनी बार जाएगा 5 बार, 8 पंजे 40, और 0 का 0, तो कितना होगा दोस्तों हमारा प्रॉफिट परसेंट हो गया कितना 50%। कि 12 वस्तुओं के बेचने पर अर्जित लाभ 4 वस्तुओं को बेचने के बराबर है। तो लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। तो लाभ परसेंट हमारा क्या हुआ दोस्तों, वाई गुणा 100 बटे हुए एक्स माइनस वाई, कितना वाई गुणा 100 बटे हुए एक्स माइनस वाई, ठीक है। वाई गुणा 100 बटे हुए एक्स माइनस वाई। तो दोस्तों कुछ फॉर्मूले होते हैं जो हमें याद रखने होते हैं, ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए तो हमारा कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखना कि कुछ कुछ फॉर्मूले ऐसे होंगे जो हमें याद रखने होंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि एक व्यक्ति 2 समान वस्तुओं को x% की हानि पर और दूसरी को x% के लाभ पर बेचता है। क्या दोस्तों, कि एक व्यक्ति क्या है, एक व्यक्ति है जो 2 वस्तु है, 2 समान वस्तुओं को, एक को तो क्या बोलता है दोस्तों, कि एक को तो वो x% की हानि पर बेचेगा, और दूसरी को क्या बेचेगा दोस्तों x% के लाभ पर, है ना। एक व्यक्ति एक्स जो एक वस्तु है उसको x% की हानि पर बेचता है, और दूसरे को क्या करता है दोस्तों x% के लाभ पर बेचता है। मतलब दो वस्तु है किसी व्यक्ति के पास, तो वो दोनों वस्तुओं में से एक को बेचेगा x% की हानि पर, और एक को बेचेगा x% के लाभ पर, या एक को बेचेगा x% के लाभ पर और एक को बेचेगा x% की हानि पर। तो दोनों को दोस्तों इस लेन देन में क्या होगा, हानि होगी। और ऐसा क्वेश्चन हमने परसेंटेज में देखा था, देखा है कि नहीं देखा, ठीक है ना, कि एक बार बढ़ा और एक बार घटा, तो दोनों में क्या होगा सेम परसेंटेज। अगर किसी वस्तु में x% की वृद्धि की गई फिर उतनी ही % की कमी की गई, तो परिणामी जो कितना होगा दोस्तों माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 100, यानी हानि। तो देखो दोस्तों कि इस लेन देन में हमेशा क्या होती है दोस्तों, हानि होती है। तो हानि को क्या बोलते हैं हम, एक्स स्क्वायर बटे में 100, इस ये फॉर्मूला है। और हानि को हमेशा क्या लेते हैं हम, नेगेटिव के अंदर लेते हैं। जो नेगेटिव आंसर आएगा वो क्या होगा, हमारा हानि होगी, ठीक है। देखो दोस्तों कि हानि कितना होगा दोस्तों, इस पे एक्स स्क्वायर बटे में 100, यानी एक व्यक्ति x% के लाभ से बेचता है और x% की हानि होती है, तो ओवरऑल कितना % होगा दोस्तों उसको हानि, एक्स स्क्वायर बटे में 100। अब यहाँ पे केवल हानि नहीं दे रखी होती, केवल क्या दे रखा होता, हानि होगी या लाभ होगी। तो जो हमारा आंसर होता है वो क्या होता दोस्तों, माइनस के अंदर आता, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑलरेडी हानि दे रखी है, इसका मतलब क्या हुआ कि ऑलरेडी वो क्या है दोस्तों, माइनस के अंदर है। ये ध्यान रखना कि अगर माइनस में आ रहा तो हानि, और प्लस में आ रहा तो वो क्या होगा, लाभ होगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों ये क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 2 समान वस्तु को, एक को 20% के लाभ पर और दूसरी को 20% की हानि पर, 20% की हानि पर और दूसरी को 20% के लाभ पर बेचता है। तो इस लेन देन में कुछ हानि % ज्ञात कीजिए। तो हानि % क्या होगा दोस्तों, 20 का स्क्वायर बटे में 100, है ना, ये होगा ना हानि %। तो हानि % क्या होगा दोस्तों, 400 बटे में 100 बटे में 2 0 से 2 0 कैंसिल। तो इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, 4% की क्या हो जाएगी, हानि होगी, ठीक है। क्या होगी दोस्तों, 4% की हानि होगी। अब देखते हैं दोस्तों इसको अलग तरीके से कैसे करें, समझ गए दोस्तों, इसको हम अलग तरीके से कैसे करें। देखो दोस्तों हम इसके अंदर a + b
प्लस ए बी बटे हुए 100। ऐसे करें तो क्या होगा कि जो हमारा ए क्या है दोस्तों, 20% की हानि होगी, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे 20, और बी क्या है दोस्तों हमारा 20% का लाभ, यानी प्लस 20। कि हमने को हानि तो लेनी किसके अंदर दोस्तों, माइनस में, और पॉजिटिव में क्या लेना है दोस्तों, लाभ को लेना है। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमारा जो ए है वो कितना हो गया -20, बी कितना है +20, प्लस ए कितना -20, बी कितना +20 बटे हुए 100। तो 20 से 20 कैंसिल हो गया, तो क्या आया हमारे पास -20 गुणा +20 बटे हुए 100। देखो दोस्तों, मैंने क्या बताया था कि गुणा के अंदर क्या होता है, गुणा में माइनस को माइनस से गुणा करने पर क्या होता है, गुणा करने पर माइनस को माइनस से गुणा करने पर चिन्ह पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो यहां पर जो चिन्ह आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, माइनस को माइनस से गुणा करने पर चिन्ह पॉजिटिव आता है। पर देखो दोस्तों, यहां पर हमारे एक तो पॉजिटिव दे रखा है और एक ही नेगेटिव दे रखा है। तो गुणा में एक तो क्या दे रखा माइनस, और एक दे रखा है पॉजिटिव। तो गुणा करने पर चिन्ह हमेशा क्या आता है दोस्तों, नेगेटिव आएगा। ठीक है, कि एक पॉजिटिव चिन्ह का हो और एक नेगेटिव चिन्ह का हो, तो ओवरऑल जो चिन्ह आएगा वो हमारा क्या आएगा दोस्तों, नेगेटिव आएगा। तो हमारा जो यहाँ पर जो ओवरऑल चिन्ह आएगा, एक तो पॉजिटिव को गुणा किया, पॉजिटिव को नेगेटिव से गुणा किया, तो क्या आएगा हमारा नेगेटिव। तो -400 बटे हुए 100, तो जो 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या आया -4% की क्या होगी दोस्तों, 4% -4%, -4% का मतलब हुआ कि 4% की उसको क्या होगी, हानि होगी। मैंने क्या बताया आपको कि माइनस कब लेते हैं, जब हमारे हानि हो, और पॉजिटिव कब लेंगे दोस्तों, जब हमारे लाभ हो। तो यहां तक आपको समझ में आ गया दोस्तों कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि यदि एक व्यक्ति दो समान वस्तुओं को x% की हानि पर और दूसरी को दो समान वस्तुओं को, एक को तो x% की हानि पर और दूसरी को x% के लाभ पर बेचता है, तो उसे इस लेन देन में हमेशा क्या होगी दोस्तों, हानि होगी। और हानि को किस प्रकार से व्यक्त करेंगे हम, x² बटे हुए 100 से। क्या, x² बटे हुए 100 से। ठीक है, बाकी देखते हैं कि एक आदमी अपनी वस्तुओं को x% के लाभ या हानि पर बेचता है ना। एक आदमी अपनी वस्तुओं को x% के लाभ या हानि पर बेचता है। अगर इसने इसे r रुपए अधिक या r अधिक रुपए में बेचा होता, तो उसे y% का लाभ या हानि होती। ये कहने का मतलब दोस्तों क्या है कि एक आदमी है, वो अपनी वस्तुओं को x% पे या तो लाभ पे या हानि पे बेचता है। अगर उससे वो r रुपए अधिक में बेचता, तो उसे y% का लाभ या हानि होती है ना। x% से पर बेचता तो उसे लाभ या हानि होती, और r रुपए अधिक में बेचता तो उसे y% के लाभ या हानि होती। दो तरीके से देखना दोस्तों कि x और y, x% के लाभ या हानि पर बेचता, तो बीच के अंदर क्या है r%। एक आदमी अपनी वस्तुओं को x% के लाभ या हानि बेचता है। अगर उसने r% या r रुपए अधिक में बेचा, यदि उसने r रुपए अधिक में बेचता, तो उसे y% का लाभ या हानि होती। समझ में आया? एक बार मैं वापस रिपीट कर रहा हूं कि एक व्यक्ति है, वो अपनी वस्तुओं को x% के लाभ या हानि पर बेचता है। अगर वह कुछ रुपए और अधिक में बेचता, तो उससे y% का लाभ या हानि होती। ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो वस्तु का दोस्तों क्रय मूल्य क्या होगा, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा दोस्तों, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, या CP r बटे हुए y प्लस माइनस x बटे हुए गुणा 100। ठीक है, कि r बटे हुए y प्लस माइनस x गुणा 100। यहां पे प्लस कब लेंगे दोस्तों, या प्लस कब लेंगे जब एक तो लाभ हो और दूसरा क्या हो, हानि हो। और माइनस कब लेंगे, जब दोनों ही लाभ हो या दोनों ही हानि हो। जब दोनों लाभ हो, दोनों हानि हो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को हम आगे करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है,
अब देखो दोस्तों, ये कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है, इसमें सूत्र वाली बात नहीं है। ये क्वेश्चन है दोस्तों कॉमन सेंस वाले। कैसे कॉमन सेंस वाले? कि हमको क्वेश्चन में क्या करना है दोस्तों, कॉमन सेंस लगाना है और क्वेश्चन सोल्व करना है। प्रॉफिट लॉस परसेंटेज SICI वाले ऐसे जो चैप्टर है उनमें ज़्यादातर क्वेश्चंस दोस्तों कैसे होते हैं कि कॉमन सेंस के आपको क्वेश्चंस के अंदर खुद को घुसना होता है कि खुद उस जगह पर बैठो और क्वेश्चंस को सोल्व करो। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें है ना, ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला याद होगा तो ये क्वेश्चन होगा, नहीं, आपको थोड़ा सा बहुत समझना होगा और समझते ही क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन को थोड़ा बहुत समझना होगा और समझते ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों, सोल्व हो जाएगा। मैं आप लोगों को बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, ऐसा नहीं कि मैं हाई लेवल की पढ़ा रहा हूँ आपको कि ऊपर ऊपर से समझा दिया और चलो पढ़ा तो ठीक है और नहीं पढ़ा तो ठीक है, ऐसा नहीं। पढ़े तो अच्छे से पढ़े, नहीं तो नहीं पढ़े, ठीक है। अब देखते हैं कि एक आदमी अपनी वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचता है। अगर उसे 40 रुपये अधिक में बेचा तो उसे 15% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये हमने पिछली बार देखा था। अब देखो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बेचता हूँ, एक चीज़ बताता हूँ, है ना, कि मैं क्या करते हैं अपन स्टार्टिंग में वस्तु का क्रय मूल्य क्या मानते हैं कि माना वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, माना वस्तु का क्रय मूल्य 100, ठीक है। हम वस्तु का क्रय मूल्य क्या मानते हैं, 100 मानते हैं ना, ठीक है। अब देखो लाभ पर बेचता है तो विक्रय मूल्य क्या है, एसपी कितना हो जाएगा दोस्तों, 110, 10% लाभ पर। इधर इसको ऐसे करते हैं, ये तो 100 हो गया और ये हो गया 10% लाभ पर। ये हमारा कितना होगा, 10% लाभ पर। कि आदमी अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, तो मैंने क्या किया कि मैंने क्रय मूल्य मान लिया 100, 10% लाभ पर होता, तो एसपी मान लिया मैंने 110। इतना तो ये सबको समझ में आता है। अब बोल रहा है कि अगर वो 40 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 15% लाभ होता। अब दोस्तों मैंने देखो यहाँ पर हमको ये पता नहीं है कि 100 से 110% आने पर वो कितने रुपए का अंतर है ना, कितने रुपए का अंतर है। पर वो क्या बोल रहा है, ये देखो कि ये बोल रहा है कि ये अगर 40 रुपये अधिक में बेचता किससे, क्रय मूल्य से, तो 15% का लाभ होता है। किसका लाभ होता दोस्तों, 15% का लाभ होता, ठीक है। नहीं दोस्तों, इसने ऐसा बोला कि अगर ये एक आदमी अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है तो 10% लाभ पर बेच दिया। और वो क्या बोल रहा है कि 10% लाभ तो बेच दिया तो बेच दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोल रहा है कि अगर उससे 40 रुपये अधिक में बेचता, किससे, 110 से, किससे, 110 से अगर वो 40 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 15% का लाभ होता। समझ में आया दोस्तों। और लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। पर ये जो बोल रहा है कि अगर उसने 40 रुपये अधिक में बेचता, किससे, 110 से। अगर मैं बोलूँ कि ये 110 से अगर मैं प्लस 140 रुपये कर दूँ तो वो कितना परसेंट का लाभ हो जाता दोस्तों, उसको 15% का लाभ हो जाता। और 15% का लाभ होता है वो कितना बन जाता, 115 हो जाता, ठीक है। अब देखो दोस्तों, इसे स्टार्टिंग से वापस समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैंने माना कि वास्तव में मेरा क्रय मूल्य है 100, मेरा क्रय मूल्य क्या है दोस्तों, 100, 10% का लाभ होने पर कितना हो गया वो, 110, 10% का लाभ, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि 110 रुपये तो हो गया। अगर मैं बोलूं कि अगर वो कहता है कि अगर वो 40 रुपये और अधिक में बेचता तो उससे 15% का लाभ होता, तो 15% मतलब 115 हो गए, है ना। इस क्वेश्चन को अपन अलग तरह से देखते हैं, अलग तरह से देखते हैं कि हम क्या करते हैं। जैसे बाजार में गए सामान लेने, बाजार में सामान लेने गए और बाजार में वस्तु का क्रय मूल्य दे रखा है। जैसे वस्तु अपन ने खरीदी 1000 रुपये में, है ना, 1000 में खरीदी, है ना। क्या हम देखते हैं कि अगर आप दुकानदार हो, आप क्या हो दोस्तों, दुकानदार हो, ठीक है, और आपने क्या है कोई वस्तु बेची, है ना। कोई जैसे कोई कपड़े के दुकानदार हो, अगर उसने अभी सर्दी का मौसम है तो वो क्या बोल रहा है, स्वेटर बेच रहा है, तो अगर स्वेटर बेच दिया उसने 1000 रुपये में, ठीक है, 1000 रुपये में उसने स्वेटर बेचा। फिर बोल रहा है यार एक स्वेटर बेच दिया 1000 रुपये में, बात खत्म। फिर वो सोचता है कि अगर मैं उसे 40 रुपये और अधिक में बेचता, 1000 रुपये में बेचने पर उसे 10% का लाभ हो गया। क्या दोस्तों, 1000 रुपये में बेचने पर उसे 10% का लाभ हो गया। पर वो सोच रहा है कि यार अगर मैं उसे 40 रुपये और अधिक में बेचता तो मेरे को 15% का लाभ हो जाता। मतलब
10% मतलब क्या बोल रहा हूँ कि 1,000 रुपये बेचने पर तो उसे है ना 10% लाभ तो हो गया। वो सोच रहा है कि 10% का लाभ ही हुआ यार, अगर मैं उसे 40% का और बेचता तो 15% का लाभ हो जाता मुझे। क्या कि अगर मुझे 40 रुपये अधिक में बेचता तो मुझे 15% का लाभ हो जाता। समझ में आया? स्वेटर बेचा उसने 1,000 रुपये में और वो बोल रहा है कि मुझे 10% का लाभ हो गया, बात खत्म। अब वो फिर सोचा है बैठा बैठा कि मैं अगर 40 रुपये और अधिक का मैं बेच देता उस स्वेटर को तो मुझे 15% का लाभ हो जाता, है ना, कि मुझे 15% का लाभ हो जाता। तो देखो दोस्तों 10% और 15% के बीच में कितने का डिफरेंस है? 5% का डिफरेंस है दोस्तों। कितने का? 5% का। और वो 5% किसके बराबर है? 40 के बराबर। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। देखो दोस्तों अगर आप लोग, अभी सर्दी चल रही है, आप लोग अभी ड्रेस लेने गए दुकान पे, ठीक है दोस्तों, ड्रेस कितने की है? दोस्तों ड्रेस है 100 रुपये की। ड्रेस कितने की? 100 रुपये की। माना ड्रेस 100 रुपये की है ना। दुकानदार, अब दुकानदार बैठे बैठे क्या देख रहा है? ड्रेस तो है 100 रुपये की। ड्रेस कितने की दोस्तों? 100 रुपये की। किसके लिए है ड्रेस 100 रुपये की? दुकानदार के लिए। दुकानदार आगे से कितने में खरीद के लाया? 100 रुपये में। वो आप गए, आपको बेचा कितने में? 110 में, कि दोस्तों मेरे भाई ड्रेस बहुत अच्छी है, ड्रेस ले जाओ 100 रुपये में, 110 रुपये में, सॉरी 110 रुपये में ड्रेस ले जाओ। क्योंकि दुकानदार को तो पता है कि मैंने तो ड्रेस 100 रुपये में लेके आया और मैं बेच रहा हूँ इसको 110 में, तो मेरे को लाभ कितने को हुआ? 10 रुपये का। ठीक है, वो ले गया दुकानदार से। फिर दुकानदार बेटा बेटा सोचता है यार काश मैं उसे 40 रुपये और अधिक बता देता तो मुझे 15% का लाभ हो जाता। क्या बोल रहा है कि काश मैं अगर उस आदमी को अगर मैं 40 रुपये अधिक और बता देता तो मुझे 15% का लाभ हो जाता ना। अब देखो दोस्तों 110, पहले दुकानदार का मूल्य का मूल्य तो 100 रुपये है। आदमी आया कस्टमर तो उसको 110 में बेच के टरका दिया, है ना, 110 में बेच के उसको टरका दिया। अब वो बेटा बेटा सोचता है कि मेरे अगर 40 रुपये और अधिक बेच देता मैं 110 रुपये से, 110% से 40 रुपये और अधिक बेचता तो मुझे 15% का लाभ हो जाता बस। तो 15% का लाभ हो जाता तो ये बेच के जो 10 और 15 के बीच में 5% का डिफरेंस है ना, यही 40 के बराबर है। क्या ये जो 5% का डिफरेंस है दोनों के बीच में, ये किसके बराबर दोस्तों? ये 40 के बराबर है ना। किसके बराबर दोस्तों? ये जो 5% का डिफरेंस है ना, ये 40 के बराबर है। और हमारा क्रय मूल्य कितना है? 100। तो क्रय 100 का मूल्य निकाल लो। हम 5% अगर 40 के बराबर है तो 1% कितने को हुआ? 40/5। और 100% किसके बराबर है दोस्तों? 40/5 गुणा 100। 5 का भाग इसमें कितनी बार गया? 40 में 5 दूनी 10, 20, 12, 40 × 20 बराबर 800। यानी हमारा जो क्रय मूल्य वो कितना आ गया दोस्तों? 800 के। समझ में आ गया? इसको दोस्तों मैंने क्या बोला कि क्वेश्चंस को फॉर्मूले बेस से करो तो कर लो, पर क्वेश्चंस को अपनी जगह, क्वेश्चंस में अपनी जगह, उसकी क्वेश्चंस में जो आदमी है उसको अपनी जगह रखो कि अगर मैं वहाँ होता तो अपन कैसे क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन छोटा है पर घुमा रखा है कि इसने 10% लाभ पर बेचता है और अगर 40 रुपये अधिक बेचता है तो 15% का लाभ होता है, तो 5% की वैल्यू तो 40 के बराबर हो गई। तो क्वेश्चन को देखो दोस्तों हमने को रिलेट कर लिया, किससे? दुकानदार से, कपड़े वाले दुकानदार से हमने इसको को रिलेट कर लिया। चलो आगे देखते हैं। अगर एक आदमी 100 रुपये में ए वस्तु खरीदता है, 100 रुपये में ए वस्तु खरीदता है और वाई रुपये में बी वस्तु खरीदता है, 100 रुपये में ए वस्तु खरीदता है और वाई रुपये में बी वस्तु बेचता है, सॉरी क्या, वाई रुपये में बी वस्तु बेचता है। तो वस्तु का हानि लाभ परसेंट क्या होगा दोस्तों? ए वाई माइनस बी एक्स बटे वे बी एक्स गुणा 100। दोस्तों कुछ कुछ फॉर्मूले होते हैं जो हमें क्या है दोस्तों याद रखने होते हैं, समझ के, कि कुछ फॉर्मूले होते हैं जो हमें क्या याद रखने होते हैं। और अगर आप लोग फॉर्मूले याद नहीं भी रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चंस तो बिना फॉर्मूले बेस भी हो जाता है, पर क्वेश्चंस को थोड़ा सा हमें समझना पड़ता है। ठीक है, तो ये देखो कि अगर एक आदमी 100 रुपये में ए वस्तु खरीदता है और वाई रुपये में बी वस्तु बेच देता है तो लाभ या हानि क्या होगी दोस्तों? ए वाई माइनस बी एक्स बटे वे बी एक्स गुणा 100। ठीक है, अब देखो क्या दे रखा है कि यदि एक आदमी 5 वस्तु 20 रुपये में खरीदता है, कितनी?
कितने दोस्तों, 5 वस्तु ये 20 रुपये में खरीदता है, तो एक वस्तु कितनी की खरीदी उसने, 20/5 बराबर 4 रुपये में। एक वस्तु 4 रुपये में खरीद ली, वो क्या कह रहा है कि 3 वस्तुएं कितने बेचता वो, 21 में बेचता। तो एक वस्तु कितने में बेची उसने, 21/3 बराबर 7 रुपये में। समझ में एक नहीं है मेरी बात कि एक आदमी ने 5 वस्तुएं खरीदी कितने में दोस्तों, 20 रुपये में, और 3 वस्तुएं जो 5 खरीदी ना, उनमें से 3 कितने में बेची दोस्तों उसने, 7 रुपये में, मतलब 21 में बेच दी, है ना। तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो उसका क्या करना दोस्तों, हमें लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या करना है दोस्तों, इसके अंदर समझ में आया मेरी बात क्या कह रहा हूं मैं दोस्तों, कि हमने क्या किया दोस्तों, एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकाल लिया, एक वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लिया, और एक ही वस्तु का हमने विक्रय मूल्य निकाल लिया। हमने सबका नहीं निकाला, हमने एक वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लिया और एक ही वस्तु का क्या निकाल लिया दोस्तों, हमने विक्रय मूल्य निकाल लिया, ठीक है। जैसे अब ये हो गया 4, तो हो गया हमारा C4 क्या हो गया हमारा, कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस हमारी कितनी दोस्तों, 7 रुपये। हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी दोस्तों, 4 रुपये, और सेलिंग प्राइस हमारी 7 रुपये, ठीक है। हमने एक वस्तु कितने में खरीदी, 4 रुपये में, और एक वस्तु कितने बेची, 7 रुपये में। तो दोनों का डिफरेंस कितना है दोस्तों, 3 रुपये, ठीक है। और लाभ हमें ज्ञात करना, तो लाभ क्या होता है दोस्तों, लाभ बटे हुए क्रय मूल्य गुणा 100। हमने कितने में खरीदी, 4 रुपये में, और बेची कितने में, 7 रुपये में, ठीक है। लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, और 4 का भाग 100 में कितनी बार जाएगा, 25 बार, तो 3 गुणा 25 75%, है ना। हाँ, तो हमारा प्रॉफिट कितना हो दोस्तों, 75%। कितना दोस्तों, 75%। तो हमने क्या किया दोस्तों, 3 वस्तुएं इतनी बेची 21 में, तो हमने एक वस्तु का क्या निकाल लिया, विक्रय मूल्य, और 5 वस्तुएं हमने 20 रुपये में खरीदी, तो हमने एक वस्तु का क्या निकाल लिया, क्रय मूल्य। समझ में आ गया यहाँ तक। तो अब क्या किया हमने, एक वस्तु का हमारा क्रय मूल्य है 4 रुपये, और एक वस्तु का विक्रय मूल्य है हमारा 7 रुपये। कितना, 7 रुपये। तो दोनों को हमने यहाँ पे लिख दिया कि हमारा जो 4 रुपये क्रय मूल्य और 7 रुपये विक्रय मूल्य, दोनों का अंतर है 3, और 3 हमारा क्या हो गया दोस्तों, प्रॉफिट हो गया। तो हमारा जो लाभ परसेंट है वो क्या हुआ दोस्तों, लाभ बटे हुए क्रय मूल्य गुणा 100। तो हमारा जो प्रॉफिट परसेंट हुआ वो कितना हुआ, 75%, ठीक है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 840 रुपये, अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद एक दुकानदार 48 रुपये का लाभ कमाता है, तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। तो उसका क्या करना दोस्तों, हमें प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करना है। दोस्तों ये क्वेश्चंस क्या है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस नहीं है ये, हमें कुछ क्वेश्चन को क्या, इस क्वेश्चंस को हमें क्या सोचना पड़ेगा दोस्तों, क्वेश्चंस को हमें क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो क्वेश्चन को सोचते कैसे, अब हम देखते हैं। अंकित मूल्य कितने दोस्तों, ये देखो पहले तो अंकित मूल्य को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, MRP, ठीक है, ठीक है। मार्केट प्राइस है ना, MRP हो गया कितना, 840। क्या बोल रहा है, 20% की छूट देने पर के बाद एक दुकानदार 48 रुपये का लाभ कमाता। देखो दोस्तों, अंकित मूल्य पर छूट देने पर विक्रय मूल्य आता, तो हमारा जो SP हुआ वो कितना हुआ, SP हुआ कितना हुआ दोस्तों, 20% की छूट दे दो इसको, हमारा SP कितना हुआ, 840 गुणा 80 बट्टे हुए 100। इसका 20% की छूट दे दी ना दोस्तों, MRP में 20% की छूट देने पर हमारा क्या आएगा, विक्रय मूल्य आएगा। तो विक्रय मूल्य मैंने निकाल दिया, यहाँ पर निकाल दिया सर, 10 से 10, फिर 10 से 10, 8 चौक 32, हासिल का 3, 8 चौक 32 सही है, 8 मिनट 64, 4 67, तो हमारा 672 क्या हुआ, विक्रय मूल्य। तो 672 हमारा क्या हुआ दोस्तों, विक्रय मूल्य हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये हमारी 2 लाइनें कंप्लीट हो गई, एक तो ये होगी और ये की हो गई। छूट देने के बाद एक दुकानदार 48 रुपये का लाभ कमाता है। क्या कमाता है दोस्तों,
₹48 का लाभ कमाता है। अब ये जो 672 है ना, 672 है, उसमें क्या है दोस्तों, ₹48 भी ऐड है। तो हमारा जो क्रय मूल्य क्या क्या निकालेंगे, क्रय मूल्य क्या होता है दोस्तों, देखो दोस्तों लाभ क्या होता है, लाभ क्या होता है दोस्तों, लाभ विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है, ये होता है ना। लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो हमारा जो लाभ कितना है वो 48, विक्रय मूल्य कितना है हमारा 672, और क्रय मूल्य कितना है हमारा सीपी बता दे। तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा 672 माइनस 48, सीपी बराबर कितना हुआ, 12 में से 8 गया तो 4, 6 में से 4 गया तो 2, और इधर 624। तो हमारा जो सीपी हुआ क्या, कॉस्ट प्राइस कितनी हो दोस्तों 624। तो हमारा जो लाभ परसेंट हुआ वो कितना हो जाएगा, लाभ परसेंट क्या होता है दोस्तों, लाभ बटे हुए क्रय मूल्य गुना 100। तो हमारा जो लाभ परसेंट है दोस्तों वो कितना हो जाएगा, लाभ कितना हमारा 48, ठीक है, सीपी कितना हमारा 624 गुना 100, ठीक है। सॉल्व हो गया क्वेश्चंस कि हमने क्या माना दोस्तों, कि हमने अंकित मूल्य माना 800, अंकित मूल्य हमारा 840 है, 20% की छूट देने पर हमारा क्या हो गया, विक्रय मूल्य आ गया। विक्रय मूल्य कितना हुआ दोस्तों हमारा 672। अब 672 हमारा विक्रय मूल्य आ गया, तो वो बोल रहा है क्या दुकानदार कि 20% की छूट देने के बाद एक दुकानदार 48 कमाता है। उसने ये नहीं बोला कि कितना परसेंट कमाता है, कितना परसेंट तो हमें निकालना है कि कितना परसेंट कमाता है। वो बोल रहा है कि 48 कमाता है, कितना 20% की छूट देने के बाद वो 48% कमाता है, 48 कमाता है। अगर ये बोलता है कि 48% कमाता है तो क्वेश्चन तो वही सोल्व हो जाता। पर क्वेश्चन ने क्या बोला कि वो 20% की छूट देने के बाद 48 कमाता है, तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। तो 48 कमाता है तो हम उससे क्या निकाल लेंगे दोस्तों, क्रय मूल्य निकाल लेंगे। वो क्रय मूल्य भी आ गया हमारे पास और लाभ आ गया 48, तो हम उससे प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। तो अब देखो इसको कैसे काटते हैं, देखो दोस्तों 48 बटे हुए 624 गुना 100, ठीक है। अब हम उसको 12 से काटते हैं, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 दूना 24, 4 से कटेगा कि 4 एकम 4, 4 3 12, तो 100 बटे हुए 13, 13 पंजे 65, 13 कटा था 13 7 91, ठीक है। फिर बच्चा 90, 13 पंजे 65, 13 की 78, फिर बच्चा 12 120, 13 मन की 117, ठीक है 7.69, ठीक है। तो दोस्तों हमने क्या देखा कि एक वस्तु का अंकित मूल्य हमारे पास दे रखा है 840, और अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने पर दुकानदार कितना रुपए कमाता है, 48 कमाता है। तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये मैं जो आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ कि आप लोगों को जो बच्चा जीरो से भी सीखना चाहता है वो सीख सकता है। मैं एक एक स्टेप बताता हूँ आपको कि ऐसे नहीं, यहाँ से यहाँ करना है, यहाँ से यहाँ करना है, और यहाँ से यहाँ करना है। ऐसा नहीं कि मैं एक ही लाइन में पूरा करके बता रहा हूँ आपको, नहीं, मैं पूरा बता रहा हूँ आपको कि आपको यहाँ से एक एक स्टेप बता रहा हूँ कि आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों अगर आपने अच्छे से क्वेश्चन देखोगे तो एग्जाम में दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चंस आने वाले हैं। ऐसा नहीं कि एग्जाम में कोई एग्जामिनर उठा के कोई दूसरा क्वेश्चन पढ़ देगा, नहीं, एग्जामिनर क्वेश्चंस वही देता है जो आपको आते हैं। क्वेश्चंस एग्जामिनर वही देता है जो आपको आते हैं, पर आते हैं किसको है, जो क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेता है। क्वेश्चंस वहाँ पे इजी आएंगे दोस्तों, पर वो वहाँ पे क्वेश्चंस करेगा कौन, जिसने एक बार क्वेश्चंस को अच्छे से समझ रखा है। जिसने अच्छे से समझ रखा है वो क्वेश्चंस को आसानी से सोल्व कर लेगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। एक डीलर किसी वस्तु का क्रय मूल्य क्रय मूल्य से 40% अंकित करता है। तो देखो दोस्तों एक डीलर क्या कर रहा है दोस्तों, एक वस्तु है, मैं एक एक लाइन पढ़ रहा हूँ दोस्तों। एक डीलर क्या कर रहा है दोस्तों, डीलर ने देखो दोस्तों वस्तु का मैं क्या मान लेता हूँ कॉस्ट प्राइस कितनी है 100, तो एमआरपी कितनी है दोस्तों फिर 140। देखो दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चंस को एक एक लाइन के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। देखो एक डीलर किसी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 40% ज़्यादा अंकित करता है। तो देखो दोस्तों मैंने क्या मानी यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस कितनी मानी दोस्तों मैंने यहाँ पे 100, तो एमआरपी कितनी होगी मेरी यहाँ पे 40% अधिक हो तो 40। यहाँ तक समझ में आ गया कि आपको कि देखो दोस्तों कॉस्ट प्राइस 100, एमआरपी 140, एमआरपी मतलब अंकित मूल्य, ठीक है। यहाँ तो समझ में आ गया और एक लाइन कंप्लीट हो गई हमारी। और यदि उसे अंकित मूल्य पर 20% और 25% की दो क्रमिक छूट के बाद के साथ एक ग्राहक को बेच देता है, मतलब अंकित मूल्य तो हो गया हमारे 140,
अब वो क्या कर रहा दुकानदार कि एक बार तो उसने 20% की छूट दी और एक बार क्या कि 25% की छूट दी, तो फिर क्या है उसने ग्राहक को बेच दिया। क्या, दो बार छूट दी, एक बार 20% एक बार 25% की, और फिर उसने ग्राहक को बेच दिया। तो हमारे देखो एक बार क्या है दोस्तों, हमारी छूट कितनी परसेंट है, एक बार 20% और एक बार 25%। देखो दोस्तों हम छूट कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस ए बी बटे हुए 100। हमारी छूट क्या है दोस्तों, एक बार 20 और एक बार 25। छूट को हम क्या लेते हैं दोस्तों, नेगेटिव में, है ना। दोस्तों छूट कितनी है हमारी, -20 -25 प्लस -20 गुणा -25 बटे हुए 100, ठीक है। -45 प्लस और माइनस माइनस गुणा के अंदर तो क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा। तो प्लस 25 को 20 से गुणा करेंगे तो 500 बटे हुए 100, तो 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, तो हमारे क्या बचा 45 प्लस 5 बराबर 40%, ठीक है। कितना परसेंट दोस्तों, ये हमारा कितना परसेंट हुआ दोस्तों, ये 40% की क्या है दोस्तों, उसने ओवरऑल छूट दे दी। कितने की दोस्तों, 40% की। समझ में आया मेरी बात, क्या कह रहा हूँ मैं, कि ओवरऑल उसने 40% की क्या दे दी दोस्तों, उसने छूट दे दी। हम निकालते हैं ना कि क्रमिक छूट, है ना, ओवरऑल छूट होती है ओवरऑल चेंज, है ना, ओवरऑल चेंज, CHAN जी, ठीक है। तो अब देखो अंकित मूल्य पर मुझे अगर विक्रय मूल्य निकालना है तो क्या करूंगा मैं, अंकित मूल्य से वो छूट हटा दूंगा, ठीक है। तो अंकित मूल्य कितना हमारा 140, अंकित मूल्य से अगर मैं 40% की छूट हटा दूं, कितना 100 - 40 बटे हुए 100, 140 गुणा 60 बटे हुए 100, 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, 14 छिक्की 84। तो हमारा जो SP कितना हुआ दोस्तों, हमारा SP ये क्या हुआ हमारा दोस्तों, SP या विक्रय मूल्य कितना हुआ दोस्तों, हमारा 84। समझ में आया, हमारा जो विक्रय मूल्य कितना दोस्तों, हमारा 84, ठीक है। अब बोल रहा है कि यदि उससे ₹140 की हानि होती है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। क्या बोल रहा है दोस्तों कि उससे, देखो हमने क्या किया दोस्तों, हमने उसे यहां से लेकर और उसे अंकित मूल्य पर 20% और 25% के दो क्रमिक छूट के साथ एक ग्राहक को बेच देता है। तो यहाँ तक हमने पूरा क्वेश्चन सोल्व कर लिया। अब उसके बाद हम करते हैं कि यदि उसे ₹140 की क्या होती है दोस्तों, हानि होती है। हानि होती है कितने की दोस्तों, ₹140 की, ठीक है। पहले तो ये देखो दोस्तों कि हमें हमारे हानि हो रही है या लाभ हो रहा है। देखो दोस्तों हमारी हमारा क्रम मूल्य कितना था दोस्तों, 100, ठीक है। और विक्रय मूल्य कितना हमारा दोस्तों 84। तो हमारा जो हानि होगी वो कितना होगा, लॉस परसेंट कितना है, हानि बटे हुए क्रय मूल्य गुणा 100, ठीक है। 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, तो हमारा 16% क्या हुआ दोस्तों, हानि हो गई। हमें क्या हुआ दोस्तों, हमारा क्रय मूल्य तो कितना 100 और विक्रय मूल्य हमारा 84, तो हमें 16% की क्या हो गई दोस्तों, हानि हो गई। तो हानि हो गई तो क्या हुआ दोस्तों, ये जो 16% है वो किसके बराबर है, किस होने वाली हानि के, वो हानि कितनी है दोस्तों 140। समझ में आया दोस्तों मैं क्या कह रहा हूँ कि यदि उसे ₹140 की क्या होती है दोस्तों, हानि, और हानि हमारे पास क्या दे रखी है 16%, तो हमारा 1% कितना हुआ दोस्तों 140 बटे 16, और 100% हमारा कितना हुआ 140 बटे 16 गुणा 100। अब इसे काट दो, कितने से कटेगा ये, 4 से कटेगा, तो कितनी बार कटेगा 4, और ये कितनी बार कटेगा 4 3 12, 4 5 20, हाँ सही है। फिर कितनी बार कटेगा, ये कितनी बार कटेगा, 4 का भाग इसमें देंगे 100 में तो 25 बार, ठीक है। तो 100% हमारा जो क्रय मूल्य है हमारा, या क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी आएगी दोस्तों 35 गुणा 25, 25 पंजे 125, फिर बचे 12, 25 50 75 और 12 87, 875, ठीक है, आ गया आंसर। ठीक है कि एक डीलर किसी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, तो हमने सीपी माना कितना, क्रय मूल्य मान लिया 100 और एमआरपी मान लिया 140, ठीक है। फिर यदि उसे अंकित मूल्य पर 20% और 25% के दो क्रमिक छूट के साथ एक ग्राहक को बेच देता है, तो हमने क्रमिक छूट निकाल ली यहाँ से, कितना है 40% की, ठीक है।
40% आई तो हमने 140 का हमने 140 से क्या निकाल लिया, 40% की छूट के साथ विक्रय मूल्य निकाल लिया। तो हमारा जो विक्रय मूल्य है वो कितना है दोस्तों, 84 विक्रय मूल्य है। और हमारा क्रय कॉस्ट प्राइस 100 है, तो हमने लॉस परसेंट कितना निकाला दोस्तों, 16%। इस 16% लॉस किसके बराबर है, 140 के। तो 140% के बराबर 140 के बराबर 16% लॉस है, और 1% के बराबर कितना होगा, 140/16। तो 100% लॉस हमारा कितना होगा, सॉरी 100% जो हमारा क्या होगा, हमारा जो 100% है वो क्या दोस्तों, क्रय मूल्य। तो हमारा जो क्रय मूल्य है वो कितना है दोस्तों, क्योंकि हमने 100 क्या माना, 100 हमने क्या माना दोस्तों, क्रय मूल्य। तो हमारा 100 क्या हो गया, 100 क्या हो गया दोस्तों, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना हमारा 875। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं। रीना ने 2160 रुपये में 48 वस्तु बेचे और 10% का नुकसान उठाना पड़ा, है ना। कितने 2160 रुपये में 48 वस्तु बेचे और उसे 10% का नुकसान उठाना पड़ा। दोस्तों देखो 48 वस्तु है, पैसे कितने 2160, तो एक वस्तु कितनी बेची उसने, 2160/48। ठीक है ना। मैं बोलता हूं कि 100 रुपये में 5 वस्तु बेची, तो एक वस्तु कितने बेची, 20 रुपये में। वैसे इसको कर रहे हैं। पर देखो दोस्तों 12 का भाग जाता है दोनों पे, 12 एकम 12, 4 का 4, 12 एकम 12। पहले हम 8 का दे लेते हैं, 8 एकम 8, 8 6 48, 8 2 16, 8 7 56, 260। फिर 6 का भाग देंगे, 6 कम 6, 6 2 12, 6 6 को 24, 6 5 30। तो हमारा जो एक वस्तु हमने कितने बेची दोस्तों, 45 रुपये में। ठीक है। फिर 10% का उठान नुकसान। अब रीना ने 2160 में 48 वस्तु बेची और 10% का नुकसान उठाना पड़ा। देखो दोस्तों 45 रुपये में अगर हम एक वस्तु बेच रहे हैं तो हमें 10% का नुकसान हो रहा है। 45 रुपये में अगर हम एक वस्तु बेच रहे हैं तो 10% का नुकसान हमें उठाना पड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि 10% नुकसान को हटा के हम क्या निकाल लेंगे, क्रय मूल्य निकाल लेंगे। कि वस्तु का क्रय मूल्य बता दो हमें। तो दोस्तों क्रय मूल्य अगर वस्तु को पता है तो हम सब चीज़ निकाल सकते हैं, विक्रय मूल्य भी निकाल सकते हैं, अंकित मूल्य भी निकाल सकते हैं। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य क्या मान लें दोस्तों, हम क्या मान लें, एक्स मान लें, एक्स। ठीक है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना दोस्तों, एक्स। एक्स गुणा वस्तु का एक क्रय मूल्य तो हम मान लिए एक्स। ठीक है ना, मान लिया क्या, चलो मान लिया। ठीक है। हम चाहे तो उसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं दोस्तों, पर मैं आपको क्या कर रहा हूँ दोस्तों, विस्तार से बता रहा हूँ। कोई भी क्वेश्चन आपको विस्तार से बता रहा हूँ। अगर मैं चाहूँ इस क्वेश्चन को तो मैं 2-3 लाइनों में इसे कंप्लीट कर सकता हूँ। ठीक है। चाहूँ तो इस क्वेश्चन को मैं 2 से 3 लाइन में कंप्लीट कर सकता हूँ। पर दोस्तों आपको हर चीज़ बताना जरूरी है कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है। और आप लोग भी अगर इस क्वेश्चन को 2-3 बार देखोगे तो आराम से आप कर लोगे 2-3 लाइन के अंदर भी। ठीक है। तो देखो एक्स, वस्तु का क्रय मूल्य एक्स मान लिया। ठीक है। अब हम एक्स को क्या करेंगे दोस्तों, एक्स क्या है दोस्तों, यहाँ पे 10% का नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो एक्स गुणा 90/100। ये क्या हो गया दोस्तों, अब विक्रय मूल्य हो गया ना। क्रय मूल्य को क्या कर दिया मैंने, 10% कम करके क्या निकालना है दोस्तों, मुझे विक्रय मूल्य निकाला। और विक्रय मूल्य हमारा कितना है, 45। तो एक्स गुणा एक्स बराबर 45 गुणा 100/90। 9 को क्या 9 से 90, 0 से 0 कट जाएगा। फिर 9 का भाग 45 में कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो 9 पंजे 45 और 5 का 0, इस 0 का 0 आ जाएगा इधर। तो x बराबर 50। तो हमारा जो क्रय मूल्य है वो कितना दोस्तों, 50 रुपये। यानी 2160 रुपये में जो वस्तु बेची कितनी, 48 वस्तु बेची। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य हुआ 45 तो विक्रय मूल्य है, पर उस एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है वो निकालना है हमें। क्या कि उस एक वस्तु का दोस्तों क्या है दोस्तों, क्रय मूल्य कितना है। उस एक वस्तु का दोस्तों क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, 50 रुपये। ठीक है। उस एक वस्तु का क्रय मूल्य आ गया हमारे पास 50 रुपये। अब वो बोल रहा है कि इस 12% का लाभ कमाने के लिए, यानी क्रय मूल्य कितना है दोस्तों हमारा 50, और 12% का लाभ कमाना है, कमाने के लिए उसे 2016 रुपये में कितनी वस्तु को बेचना पड़ेगा। 2016 रुपये में कितनी वस्तु बेचना पड़ेगा। पहले तो हम बेचने वाली कीमत तो निकाले कि 12% का लाभ हो। तो 12% का लाभ होने पर हमारा विक्रय मूल्य कितना होगा दोस्तों, एएसपी 50 गुणा 112/100। तो 2 बार कट गया ये, 2 का इसमें कितनी बार जाएगा, 2 पंजो 10, 5, फिर 1,
156। तो हमारा जो एसपी कितना हुआ दोस्तों, हमारा एसपी मतलब विक्रय मूल्य 56। ठीक है, अभी बोल रहा है कि 56, ठीक है, ये क्या बोला, 56 रुपये क्या है दोस्तों हमारा एसपी। क्या है दोस्तों एसपी, एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना दोस्तों हमारा, एक एसपी क्या है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य। तो क्या बोल रहा है कि 2116 रुपये में कितनी वस्तु बेचेगा। तो 2116 में क्या करेंगे, हम 56 का भाग लगा देंगे, तो हमारे पास वस्तु आ जाएगी जितनी में वो बेचेगा। ठीक है, वस्तु बराबर क्या हो जाएगी, वस्तुओं की संख्या, वस्तुओं की संख्या। तो हमारे पास जो वस्तु संख्या है वो कितनी आई, देखो दोस्तों, हम इसमें किसका भाग लगाए, 8 का भाग लगाए क्या, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, फिर बचेगा कितना 40, 41, 8 पंजे 40, फिर 8 दूनी 16, फिर हमारा 56 आया, 56 में 8 का भाग कितनी बार जाएगा, 8 7 56, फिर 7 का भाग कितनी बार जाएगा, 7 एकम 7, 7 या 21, 7 6 42। तो हमारे पास वस्तु कितनी है दोस्तों, 36। वस्तु की संख्या हमारे पास कितनी है दोस्तों, अब 36। मतलब क्या हुआ दोस्तों कि रीना ने अगर 2160 रुपये में 48 वस्तु बेचे, तो एक वस्तु कितनी बेची, 45 में, 10% का नुकसान उठाना पड़ा। तो नुकसान उठाने के बाद तो 45 रुपये में बेचती, तो नुकसान उठाने से पहले उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य हमने निकाल लिया कितना, 50 रुपये। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया सीपी, एक वस्तु का क्रय मूल्य। अब बोल रहा है कि 12% का लाभ कमाने पर उस वस्तु का विक्रय मूल्य निकालो। तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना निकाल लिया हमने यहाँ पर, 56 रुपये। अब बोल रहा है कि 56 रुपये तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य है, तो 2016 रुपये में कितनी वस्तु बेचेगा। हम 2016 रुपये में 56 का भाग लगा देंगे तो वस्तु की संख्या आ जाएगी ना हमारे पास, कितनी आ गई वो 36। इजी क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं एक फर्नीचर दुकान, एक क्या है दोस्तों, एक फर्नीचर की क्या है दोस्तों दुकान है, एक फर्नीचर की दुकान है, अपने ग्राहकों को माल पर अंकित मूल्य पर 16% की छूट देता है। देखो मैंने अगर माना क्या है, अंकित मूल्य कितना दोस्तों 100, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा मेरा, कितना हो जाएगा दोस्तों मुझे बताओ, 84, 16% की छूट देने पर। ठीक है, समझ में आ गया। और अभी 20% का लाभ कमाता है, क्या बोलता है कि 16% की छूट देने पर भी 20% का लाभ प्राप्त करता है वो। मेरी बात समझ में आई आपको, ये क्या कह रहा है कि एक फर्नीचर दुकानदार अपने ग्राहकों को माल पर अंकित मूल्य पर 16% की छूट देता है। तो मैंने अंकित मूल्य कितना माना 100, तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 84। विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों 84। और क्या कह रहा है कि अभी भी 20% का लाभ प्राप्त कर रहा है वो, अभी भी क्या कर रहा है दोस्तों वो 20% का लाभ प्राप्त कर रहा है। तो मुझे ये बताओ कि वो 20% का लाभ किस पे प्राप्त करता है। लाभ हमेशा विक्रय मूल्य पर क्रय मूल्य पर प्राप्त करता है, क्योंकि विक्रय मूल्य तो हमारा 84 आ गया। तो अब हमें लाभ तो हमारा दे रखा कितना 20%, तो हमें क्रय मूल्य निकालना। तो क्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों बताओ मुझे। तो हमारा सीपी कितना हो जाएगा दोस्तों, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों। अगर हम x मान ले तो x गुणा 120/100, क्रय मूल्य के अंदर 20% हमें क्या करनी, वृद्धि कर दी, तो क्या हुआ 84। मुझे बताओ क्रय मूल्य में अगर मैं 20% अगर वृद्धि कर दूं तो हमारा क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा ना। देखो दोस्तों विक्रय मूल्य की एक खासियत बताता हूं मैं। विक्रय मूल्य किसके बराबर होता है, अंकित मूल्य में छूट के बराबर क्या होता है दोस्तों विक्रय मूल्य। और क्रय मूल्य में लाभ या हानि के बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बीच में कड़ी है, देखो मैं बताता हूं आपको कि विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य हो गया, इधर क्या होता है क्रय मूल्य, और इधर क्या होता है अंकित मूल्य। ये अंकित मूल्य में छूट देने पर प्राप्त होता है विक्रय मूल्य, और क्रय मूल्य में लाभ या हानि। क्रय मूल्य में लाभ या हानि पर हमारे विक्रय मूल्य प्राप्त होगा, और अंकित मूल्य में छूट पर हमारा विक्रय मूल्य प्राप्त होगा। तो विक्रय मूल्य तो हमारा अंकित मूल्य में छूट पर प्राप्त हो गया, पर वो विक्रय मूल्य हमारे क्रय मूल्य में
लाभ पर प्राप्त होगा। किस पे? क्रय मूल्य में लाभ पर हो। लाभ कितना हमारा 20%, तो 120 हो गया बराबर 84। ठीक है, तो हमारा जो करंट जो सीपी है कितना एक्स, वो कितना हो गया एक्स बराबर 84 गुणा 100 बटे हुए 120। 0 बार 50 बार चिंग बता बस सामने 84 7 बार दिन हमारा क्रय मूल्य कितना हुआ 70। कितना हुआ दोस्तों हमारा क्रय मूल्य 70। ठीक है, हमारा जो क्रय मूल्य हुआ वो 70 हो गया। अब वो क्या बोल रहा है कि क्या बोल रहा है दुकानदार कि क्या कि दुकानदार की लागत कीमत 11,900 रुपये। तो डाइनिंग टेबल की चिन्हित कीमत कितनी है? चिन्हित कीमत मतलब अंकित मूल्य। ठीक है, चिन्हित कीमत मतलब जो उस डाइनिंग टेबल पर अंकित को हो रखा है वही मूल्य ज्ञात करना है। तो हमारे 70 की वैल्यू कितनी दोस्तों 11,900। तो एक की वैल्यू कितनी होगी 11,900 बटे हुए 70। देन 100 की वैल्यू कितनी दोस्तों 11,900 बटे हुए 70 गुणा 100। ठीक है, तो 10 से 10 कैंसिल और 11 में 7 का भाग कितने बार जाएगा 11 एकम 11 फिर बच्चे 4 49 7 7 तो 49 7 बार फिर 10 यहाँ का और 00 यहाँ का। तो हमारा जो 100% की वैल्यू है तो वो कितना है 17,000। ठीक है, हमारा जो 100% की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों 17,000। 17,000 हमारा आंसर में क्या है भाई। ठीक है, तो क्या हुआ एक दुकानदार अपने ग्राहक को माल पर अंकित मूल्य पर क्या देता 16% की छूट देता है। तो मेरा मानना इतना है कि दोस्तों दो बातें याद रखनी है। अंकित मूल्य पर छूट देने पर तो हमारा विक्रय मूल्य आएगा और जो हमारा क्रय मूल्य पर है क्रय मूल्य पर लाभ या हानि निकालने पर हमारा क्या आएगा विक्रय मूल्य आएगा। विक्रय मूल्य बीच के अंदर है, बीच के अंदर उधर जूल के अंदर फंसा हुआ है कि हमें अगर अंकित मूल्य में छूट देंगे तो हमारा विक्रय मूल्य आएगा और क्रय मूल्य में लाभ या हानि जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा विक्रय मूल्य आएगा। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखते हैं सुधीर ने 42,000 में एक लैपटॉप और 8,000 रुपये में एक स्कैनर और प्रिंटर खरीदा। देखो लैपटॉप कितने में खरीदा और प्रिंटर लैपटॉप कितने में खरीदा 42,000 में और प्रिंटर 8,000 में। टोटल कितना हुआ दोस्तों हमारा 50,000 रुपये कॉस्ट प्राइस। ठीक है, उन्होंने लैपटॉप को 10% लाभ पर लैपटॉप को कितने पर दोस्तों टोटल कितना हुआ दोस्तों ये लैपटॉप को 10% लाभ पर बेचा। तो 10% इसका कितना हुआ 42,000 का 10% 2 कैंसिल 4,200 कितना हुआ दोस्तों ये लाभ। और स्कैनर कम प्रिंटर को 5% लाभ पर बेचा। तो 8,000 का 5% कितना हुआ 8,000 का 5% 2 8 40 क्या समझ में आया। तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। तो उसको लाभ परसेंट क्या होता है लाभ बटे हुए क्रय मूल्य इंटू 100। तो हमारा क्रय मूल्य तो हमने पहले निकाल लिया कि सुधीर ने 42,000 में एक लैपटॉप और 8,000 रुपये में एक स्कैनर प्रिंटर खरीदा। तो दोनों का क्रय मूल्य कितना हुआ 50,000। क्योंकि दोस्तों हमने 50,000 में क्या हुआ एक प्रिंटर खरीदा एक लैपटॉप खरीद लिया। उन्होंने लैपटॉप को तो 10% लाभ पर खरीदने के बाद उसने लैपटॉप को 10% लाभ पर बेच दिया और इसके अंदर को 5% लाभ पर बेच दिया। तो बताओगे ओवरऑल उसका लाभ कितना है। खरीदा तो उसने केवल कितने में खरीदा दोस्तों 50,000 रुपये में खरीद लिया। कितने में खरीदा दोस्तों उसने क्या है दोस्तों मेरी बात सुनो कि उसने इसको 50,000 रुपये में क्या खरीद लिया इसके अंदर लैपटॉप खरीद लिया। इस लैपटॉप को 10% लाभ पर खरीदा बेचा तो हमारा जो लाभ कितना हुआ दोस्तों इसको 4200 रुपये। लैपटॉप पर तो 4200 रुपये 10% लाभ हो गया और इस प्रिंटर पर 5% लाभ हमारा कितना हुआ दोस्तों 400 रुपये। तो टोटल लाभ कितना हुआ 4200 प्लस 400 बराबर 4600 रुपये लाभ हुआ। ठीक है, कितना लाभ बटे हुए क्रय मूल्य 100। ठीक है, 2 कैंसिल फिर 2 कैंसिल तो 46 बटे हुए 5 हमारा कितना हुआ 5 9 45 फिर बचा 1 उसको 10 करेंगे तो 5 दूनी 10 9.2। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब इतना से है दोस्तों कि सुधीर ने दो चीज़ खरीदी एक तो लैपटॉप खरीदा और एक प्रिंटर खरीदा। लैपटॉप को उसने 5% 10% लाभ पर बेचा तो 10% हमारा कितना हुआ 4,200 रुपये और प्रिंटर को उसने 8,000 रुपये में खरीदा और 5% लाभ पर बेचा तो उसका लाभ कितना हुआ 5% 8,000 में 5% कितना हुआ दोस्तों 400 रुपये।
ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया। अब तो हमारा क्रय मूल्य टोटल कितना हुआ 50,000 रुपये, और लाभ टोटल कितना हुआ दोस्तों 4,600 रुपये। बस जब हमारे पास लाभ है, क्रय मूल्य है, तो क्या हुआ, लाभ बटे हुए क्रय मूल्य इंटू 100, तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों मेरी बात यहाँ तक। दोस्तों अब एक लास्ट क्वेश्चन है, वो देखते हैं कि एक दुकानदार किसी वस्तु की कीमत इस प्रकार तय करता है कि 32% की छूट, 32% और की छूट देने के बाद वह 14% का क्या कमाता है दोस्तों, लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य 342 रुपये है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्या करते हैं इसके कि एक दुकानदार किसी वस्तु की कीमत इस प्रकार तय करता है कि 32% की छूट देने के बाद वह 14% का लाभ कमाता है। देखो छूट की बात आ गई यहाँ पर, क्या दोस्तों यहाँ पर किसकी बात आ गई, छूट की बात आ गई, तो हम किसको मानेंगे, अंकित मूल्य को मानेंगे। हमारा अंकित मूल्य कितना है दोस्तों 100, तो छूट देने पर क्या आ गया दोस्तों 32% की छूट देने पर क्या विक्रय मूल्य कितना आएगा हमारा दोस्तों, 100 माइनस 32 बराबर 68%। 100 माइनस 32 बराबर 68% हमारा क्या आ गया दोस्तों, विक्रय मूल्य आ गया। क्या आएगा दोस्तों, विक्रय मूल्य आ गया। समझ में आया मेरी बात, क्या कह रहा हूं मैं कि एक दुकानदार किसी वस्तु की कीमत इस प्रकार तय करता है कि 32% की छूट देने के बाद वह 14% का लाभ कमाता है। क्या 14% का क्या कमाता है दोस्तों, लाभ कमाता है। ठीक है, यहां तो समझ में आ गया। 32% की छूट देने पर हमारा विक्रय मूल्य कितना है 38%, और लाभ देखो 14% का लाभ कमा रहा है वो, तो 14% का लाभ कमा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें क्रय मूल्य तो ज्ञात करना ही करना है ना। हमें कहीं ना कहीं तो हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना ही करना है, हमें कहीं ना कहीं तो दोस्तों हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो हमारा क्रय मूल्य कितना होगा दोस्तों, कि यहाँ पे विक्रय मूल्य दे रखा है, तो मैंने क्या बताया आपको कि क्रय मूल्य में लाभ या हानि करने पर विक्रय मूल्य आता है, और अंकित मूल्य में हानि करने पर विक्रय मूल्य आता है। ठीक है, तो हमारा जो क्रय मूल्य आएगा वो कितना आएगा दोस्तों, क्रय मूल्य कितना आएगा दोस्तों हमारा, हाँ बताओ। मैं कह रहा हूँ कि हमारा क्रय मूल्य x है, तो हमारा 14% का लाभ देना है, तो 14% का लाभ देगा तो 114 बटे 100, हमारे पास क्या है 68। ठीक है, कितना आएगा दोस्तों 68। ठीक है, हमारे पास क्रय मूल्य कितना है 68 गुना 100 बटे 114। ठीक है, तो x बराबर, तो इसको यहाँ तो यहीं पर रख दो इसको। ठीक है, ये क्या है हमारा x बराबर 68 गुना 100 बटे 114, ये क्या है हमारा क्रय मूल्य। तो हमारा क्रय मूल्य क्या है दोस्तों ये। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात आपको या नहीं आई, आगे ना। अब देखो अंकित मूल्य हमारा कितना दे रखा है, यदि अंकित मूल्य 342 रुपये है, अंकित मूल्य कितना दोस्तों 342 रुपये है, तो देखो दोस्तों यदि हमारा अंकित मूल्य कितना 100, यदि 100% 342 के बराबर है, तो 1% किसके बराबर होगा 342 बटे 100 के। ठीक है, तो हमारा जो x है, इस x की वैल्यू कितनी है दोस्तों, ये हमारा क्या है दोस्तों अंकित मूल्य है। इस अंकित मूल्य को इससे क्या करना पड़ेगा भाई, गुना करना पड़ेगा। इसको यहाँ से यहाँ तक करो। ठीक है, हमारा 1% की वैल्यू कितनी, इतनी, तो दोस्तों इस अंकित जो हमारा क्रय मूल्य है उसकी वैल्यू कितनी है 68 गुणा 100 बटे 114। तो हमारा जो x की वैल्यू कितनी है दोस्तों यहाँ पर 342 बटे 100 गुणा 68 गुणा 100 बटे 114। तो 100 से 100 कैंसिल, और 14 से 42, तो इसको 3 से बार कटेगा ये, तो x बराबर 3 गुणा 68, तो x बराबर 8 या 24, 2 6 3 6 18 2 20, तो हमारा x कितना है 204। दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ कि एक दुकानदार किसी वस्तु की कीमत इस प्रकार तय कर दी उसने कि 32% की छूट देने के बाद भी उसको 14% का लाभ हो रहा है। दोस्तों मैंने क्या बताया कि क्रय मूल्य में लाभ या हानि करने पर और अंकित मूल्य में
छूट देने पर जो हमारे पास जो प्राप्त होगा वो क्या होगा, विक्रय मूल्य प्राप्त होगा। तो देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया कि अंकित मूल्य में छूट देने के बाद 68 क्या है हमारे पास, विक्रय मूल्य। और ये विक्रय मूल्य किसके बराबर है, क्रय मूल्य में लाभ के बराबर। तो क्रय मूल्य में, ये क्रय मूल्य मैंने माना x, और x का कर दिया मैंने 114/114% का क्या किया हमने यहाँ पर लाभ किया। तो लाभ करने पर हमारे पास क्या है 68। तो हमने क्या हुआ, इस x का मान क्या निकाला, 68 गुना 100/114। ठीक है, यहाँ तक आ गया आपको समझ में। अब क्या किया कि हमने हमारा जब 100% जो हमने माना कि अंकित मूल्य वो कितना है 342, तो 1% कितना है 342/100। तो हमारा 68 गुना 100/114 कितना है, हमारा 68 गुना 100/114% कितना होगा। ठीक है, कितना होगा दोस्तों, ये परसेंटेज में नहीं है तो एकदम सरल हो रखा है अभी एक्स का मान हो ना। तो एक्स बराबर 342 गुना 100 गुणा 68 गुना 100/144। ठीक है दोस्तों, 204 रुपये। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, इस चैनल पर आपको मिलेगा वीडियो पटवार, जेल प्रहरी और हमारे चतुश्रेणी कर्मचारी है, रीट है, और भी हमारे जो वैकेंसी आने वाली है राजस्थान के अंदर, उन सभी वैकेंसी के अंदर जो गणित का पोर्शन है, उन सभी गणित के पोर्शन को हम एक एक करके सबको लेंगे। और दोस्तों, मेरा मानना है कि गणित अगर आपने अच्छे से कर ली तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, मैंने भी एग्जाम दिया है तो मेरे भी गणित के अंदर पूरे में से पूरे नंबर आते हैं हर बार। दोस्तों, आपके भी पूरे में से पूरे नंबर आएंगे, क्योंकि आप मेरे साथ हो और मैं आपके साथ हूँ। तो दोस्तों, हम क्या करेंगे दोस्तों, अभी हम एक एक करके अभी जैसे प्रॉफिट लॉस का हमारा तीसरा क्लास है, इस क्लास में हमने भी अभी क्वेश्चंस भी देखे और फॉर्मूले भी देखे। तो हम इस क्लास में 4-5 क्लास और लेंगे, तो उन 5 क्लासों में ऐसे क्वेश्चंस भी लेंगे जो हमारे एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत सारे इंपॉर्टेंट भी है, और सूत्र भी लेंगे, ताकि क्वेश्चंस को देखते ही आपको समझ में आ जाए। हम क्वेश्चंस को दोस्तों 2 तरीके से सोल्व करने की कोशिश करते हैं, एक तो सूत्र के और एक बिना सूत्र के, सूत्र से भी और बिना सूत्र से भी, ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चंस को देखते ही समझ में आ जाए कि इस क्वेश्चंस के अंदर कौन सी अप्रोच लगानी है और कौन सी नहीं लगानी है। तो दोस्तों, आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ। थैंक यू और गुड नाइट।